नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति के कारण पूरे विश्व में पहचानी जाती है। इस हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति की झलक हमें भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। राष्ट्र का प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी के पुनर्जन्म की कहानी बयां करती है। ये कहानी है हजारों लोगों के संकल्प, विश्वास और अथक प्रयास की। ये कहानी है एक ऐसे राष्ट्र की जो अपनी संस्कृति और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बात कर रहे हैं मोक्ष की नगरी काशी की। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं फिल्म अभिनव काशी धाम के द्वारा और देखते हैं प्राचीन नगरी काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनतारण तारयता पिततम। काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया नाथ भंग के छनैया, भंग के छनैयार गंग के धरैया तुम भोलेनाथ। हाय काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया। वाह, बहुत सुंदर गीत है। दोनों को वहीं ले चलते हैं जहाँ का ये गीत है। अरे हम नाव से ही चले जाएंगे। अरे वो दिन गए जब गली में धक्का मुक्की करके जाना पड़ता था। धक्का मुक्की कैसे? अरे बचपन में भोलेनाथ के दर्शन तो जरूर किए होंगे। कई बार। वहीं लेके जा रहे हैं तुम लोगों को बाबा के दर्शन करवाने। गंगा जी से? इधर से कहाँ रास्ता है? अरे मोदी जी ने बनवा दिया है। मोदी जी? हाँ। अरे घाट देख रहे हो, ये सब कमाल है हमारे नरेंद्र मोदी जी का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बनारस का ऐसा अद्भुत अलौकिक नजारा होगा। ये नया काशी है, सैकड़ों वर्षों से जो नहीं हुआ है वो हो रहा है। मतलब? अरे मतलब ये है, सैकड़ों वर्षों से बाबा इस गली में छोटी सी जगह पर कैद हैं। दर्शन करने में दुर्दशा हो जाती है। सर उठाओ तो तार, पैर बढ़ाओ तो गंदगी ही गंदगी। अब किसी इंसान को ऐसे रखा जाए तो कैसा लगेगा? श्री नरेंद्र मोदी जी काशी चुनाव लड़ने आए एज ए मुख्यमंत्री गुजरात। चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करने के लिए गए। उन तंग गलियों में 400-500 लोग भी नहीं आ सकते थे और एक 2000-2200 वर्ग फुट में मंदिर का परिसर, और आसमान से अगर एक छोटा सा पक्षी भी गिर जाए तो ऊपर तारों का ऐसा जाल कि उसमें बंध जाए। जब उनकी घोषणा की गई कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे होंगे, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए थे। मैं भी उनके बगल में ही बैठा हुआ था। फिर वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसा सुनो कहना है कि जो विश्व का नाथ है वो ऐसी स्थिति में रह रहा है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। हर किसी को बाबा का यह हाल दिख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। कुछ नहीं मोदी जी ने किया। हमारे मोदी जी ने प्रण लिया कि वो भोले बाबा के इस पवित्र स्थान को वही गौरव, वही रूप देंगे जो हर भगत को श्रद्धा से भर दे। पहले मैंने काम किया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो शायद इस वजह से उनका ब्रीफिंग काफ़ी सिंपल रहता है। जो पूछा कि आप कभी गए हो वाराणसी में? मतलब बहुत छोटा था तभी गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर याद है? मतलब याद तो नहीं है मुझे उतना। बोले मैं बताता हूँ क्या है। ऐसे करके मुझे ड्राइंग करके कुछ समझाया कि देखो इधर मंदिर है, छोटी छोटी गलियाँ हैं,
वहाँ से ये गली में से जाके नीचे ये गंगा से आते हैं, तभी गली में से चल के बहुत गीच विस्तार है। अब मोदी जी के मन में ये विचार आ गया तो बस आ गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी माता जी की भी यही इच्छा थी। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। बोले अभी मैं रिसेंटली माँ को मिलने गया था, तो मुझे पूछा कहाँ से आ रहा है। मैंने बोला कि मैं तो वाराणसी से आ रहा हूँ। तो उसका पहला सवाल ये था कि वो वहाँ जो काशी मंदिर है, बोले वो वैसा ही है, गंदगी में छोटी छोटी गलियों में से होके जाना था, वही वैसी उसकी हालत है। ये विस्तार की भी सोचो कि यही याद है कि बहुत गीच था, बहुत गंदगी थी, उसमें से होके बहुत कठिन था रास्ता और जाना होता था। और कमाल दिखाएं? बताइए। यहाँ जो लोग नाव से आते हैं, पता है नाव आजकल कैसे चलती है? ऐसे ही चलेगी जैसे आप चला रहे हैं, या मोटर से चलेगी? वो सीएनजी गैस। सीएनजी? अरे वाह, इसका मतलब नो पॉल्यूशन। आप इतनी ये डीजल की बोट चलती हैं, इनको ये इतना पोल्यूशन करती हैं, काला धुआं निकलता है, फिर उन्होंने मंथन करके हम लोगों ने सीएनजी में क्या बोट चल सकती है। पर मंदिर के आसपास के घरों को कैसे हटाया गया? मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मंदिर के आसपास तो बहुत सारे घर हुआ करते थे। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। एक बात शुरू से उन्होंने बहुत स्पष्टता से हम लोग को कह दी, इसमें लोग सहभागी बने। उन्होंने टर्म्स यूज किया था कि कोवर्जन नहीं कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोऑर्डिनेशन। उनका बहुत ही मानवीय पहलू मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी डिस्प्लेस किया जाए तो प्रॉपर्ली कंपनसेट किया जाए। अच्छी बात ये थी कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में आया तो किसी भी एक सिंगल रिट की भी पेंडेंसी नहीं थी, और धीरे धीरे लोगों को श्रद्धा भी डेवलप होने लगी कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन भी भगवान के चरणों में जा रही है। और भैया वहाँ जो आसपास में मंदिर थे उनका क्या हुआ? अरे वो वहीं पे हैं, अब वहीं पर रहेंगे जहाँ वो थे। वो भी हम लोगों के लिए एक टास्क था, उनको बचाना है, उनका सौंदर्यीकरण करना है, रेस्टोरेशन करना है, पूरा उनको आईजीटी मतलब नए मंदिर की तरह बना के देना है। अक्सर मंदिरों को जब बनाया जाता है तो उसमें तोड़ फोड़ किया जाता है, कहीं ना कोई छत विछत होता है, लेकिन माननीय मोदी जी की जो दूरदृष्टि रही, देखिए इन मंदिरों को कहीं तोड़ा नहीं गया, इनको पुनः स्थापित किया गया। अच्छा, ये सब तो दूसरे मंदिरों का हुआ, जो मुख्य मंदिर था उसका क्या हुआ? मुख्य मंदिर? हाँ। मुख्य मंदिर तो सोने से सजा दिया गया है। सोने से? हाँ। अब तो मंदिर वाकई बहुत ज्यादा सुंदर हो गया होगा। और क्या, अरे जितना सुंदर दिन में लगता है उससे कहीं ज्यादा सुंदर रात में लगता है। एक चीज उन्होंने जरूर कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ मंदिर परिसर में ऐसी स्पॉटलाइट्स दीजिए, ऐसी लाइटिंग दीजिए, न केवल मंदिर दिन में खूबसूरत लगे लेकिन रात में उसकी खूबसूरती आए। अब वो दिन ही अकेले में नहीं देखता, रात में भी देखता, और ये आइडिया उनका था। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी दौड़ के जाऊं और सोने से सजे मंदिर के दर्शन कर लूं। पवित्र काम में देरी किस लिए? हेलो, कहाँ हो तुम लोग? मैं विश्वनाथ धाम पर हूँ। किस गेट पर? मैं गंगा जी वाले द्वार पर हूँ। वही रुको, मैं आती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरी कॉलेज की सहेली यहीं पर रहती है, तो वो हमसे मिलने आ रही है। अच्छा। अरे तो चलो, नाव के एकदम द्वार तक ले चलते। भोले बाबा की ड्योढ़ी अब देख सज गई लहो, भोले बाबा की ड्योढ़ी अब देख सज गई लहो, बंद कमल के देखा भैया जैसे खिल गई लहो, भक्तन के भाग जगल हो, भक्तन के भाग जगल हो, करे हैं प्रणाम तुम भोलेनाथ। कैसी हो? एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? बढ़िया। नमस्ते जी। नमस्ते। तो क्या प्लान है आज का? बस इस भव्य धाम के दर्शन करने थे, सोचा कि तुमसे मिला जाए। एंड यू नो व्हाट, बहुत कुछ अमेजिंग सुना है इसके बारे में। वाकई है ही इतना खूबसूरत, जब दर्शन करोगे तो खुद पता चल जाएगा। तो दिखाइए फिर। भव्य द्वार देख रहे हैं आप? इसका तो विचार ही नहीं किया था। अच्छा, तो ये बना कैसे फिर? मोदी जी की वजह से। वाह। उन्हीं की कल्पना है। उन्होंने सोचा था जब गंगा जी की तरफ से लोग दर्शन करने यहाँ आएंगे ना, तो वे भव्य द्वार से प्रवेश करें, ताकि उन्हें भव्यता का एहसास हो। गंगा का जब प्रमुख मार्ग है, लोगों का हम लोग बोल रहे हैं कि गंगा से लोग आएंगे, गंगा में चढ़ते साथ उसको लगे कि मैं मंदिर में आ गया हूँ।
उसको नाम हम लोगों ने अब भैरव द्वार दिया है उनका। भैरव विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन लोग करते हैं। सच में ये फीलिंग तो आ रही है। वो तो है। आपको पता है जितना ध्यान धाम की भव्यता का रखा गया है ना, उतना ही ध्यान धाम की सुविधाओं का भी रखा गया है। जैसे बुजुर्ग लोग, दिव्यांग लोग मंदिर परिसर में कैसे आएंगे जाएंगे, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, हर बात का ध्यान इस धाम में रखा गया है। इस धाम के कण कण में काशी की परंपरा और महात्म्य की झलक दिखाई देती है। आप लोग जब देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। हाँ, जो भी मटेरियल यूज होगा वो नियर से नियर होना चाहिए। तो जो मंदिर का परिसर का पत्थर है ना, यूपी का है, वो मिर्ज़ापुर का है। मिर्ज़ापुर से वो पत्थर हम आबू लाए, आबू से उसको तराशा गया और फिर लाके मंदिर में हमने उसको इंस्टॉल किया। दूसरी बात ये थी मंदिर परिसर का जो भी मार्बल लगा है पूरा मकराना का मार्बल है। और तीसरी बात, इसको आने वाले 500 साल तक का सोच से बनाया है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गंगा के किनारे तो घाट बन गया, पर शिवजी तक गंगा आज भी बाल्टी से जाती है। बाबा का रोज सत्कार गंगा जल से होता है, पर वो भी बिना लोटे और बिना बाल्टी के। विश्वनाथ जी के ऊपर शावर के माध्यम से गंगा जी का पानी प्रतिदिन चढ़ाने की व्यवस्था की गई। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि गंगा जी विश्वनाथ जी से जाके मिलें, अब वो प्रतिदिन 24 घंटे हो रहा है। यह देवी अहिल्याबाई, आज से 250 वर्ष पूर्व इन्होंने इस मंदिर को संवारा था। एक बात और, अब तो यहाँ पे सैकड़ों भक्त एक साथ दर्शन पूजन कर लेते होंगे। सैकड़ों नहीं, 25-50 हजार भक्त भी एक साथ आ जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं हो, इनका विशेष ध्यान रखा गया। जितने भी मेन रास्ते थे, मुख्य रास्ते थे जो मंदिर की ओर आते थे, वहाँ पे यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए। ऐसे 3 मुख्य रास्ते इस पे बनते हैं, ये जो जहाँ से श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं, यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं उनके। उन यात्री सुविधा केंद्र में पेयजल की व्यवस्था है, अल्प ठहराव की व्यवस्था है, टिकट बुकिंग, सुगम दर्शन और वॉशरूम, इन सब की पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं, ताकि वहाँ से श्रद्धालु थोड़ी देर आ करके अल्प विराम कर सके, अपना लॉकर में सामान रखें और फिर अच्छे मन से जा करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे माँ अन्नपूर्णा देवी के। अन्नपूर्णा जी की एक मूर्ति जो कभी 100 साल पहले काशी के घाटों से कभी गई होगी, कनाडा में जो है एक यूनिवर्सिटी में रखी थी, वो मूर्ति जो है वापस इंडिया वापस आई। तो उद्घाटन के समय तुम यहाँ पर थी क्या? अरे उस दिन ऐसा मालूम पड़ रहा था, काशी का तो कण कण उत्साह और उमंग से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी यहाँ आए नहीं हैं, उन्हें किसी दैव्य शक्ति ने यहाँ बुलाया है। जब मोदी जी ने माँ गंगा में डुबकी लगाकर और हाथ में जल ग्रहण करके धाम की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था ना, तो वो क्षण देखने लायक था। पूरा देश गर्व से अपना सीना चौड़ा कर रहा था। उस चीज की कल्पना वहाँ उपस्थित कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। जब उन्होंने वहाँ पे जो श्रमिक काम किए थे, उनके ऊपर में उन्होंने सबसे पहले पुष्प वर्षा की। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि मोदी जी ने काम करने वाले लोगों के लिए जूट की चप्पल भी बंटवाई। हमारे मोदी जी ने जूट का चप्पल मंगवा के हम लोगों को दिए। हम लोगों का बहुत अच्छा लगा और हम लोग को ठंडा से बचाव हुआ। जिस तरीके से मोदी जी ने धर्म और संस्कृति को सहेजा है, वो अद्भुत है। बस अब ये धाम ऐसे ही बना रहे सदियों तक। मेरी काशी के प्रति प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मीयता का भाव है, वो प्रत्येक काशी वासी ने तो देखा ही था, आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। हजारों वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का मिलन काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से हुआ है। और सचमुच यह क्षेत्र अपने प्राचीन समय में आनंद कानन के रूप में जाना जाता था। आज वो आनंद कानन वहाँ पर मूर्त रूप लिया है। अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को और उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए और कैसे हमें आगे सजोना है, बाबा विश्वनाथ का ये पावन धाम उसका एक मूर्त रूप है। ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊर्जावान प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण। तो आप इस धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और काशी भी अवश्य भ्रमण करके जाइएगा। यहाँ पर साफ सफाई, साज सज्जा सब शानदार। इसी बात पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया नाथ भंग के छनैया।
गंग के छनैयार गंग के धरैया तुम भोलेनाथ हाय। तो देखा आपने फिल्म अभिनव काशी धाम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की कहानी। ये फिल्म काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना से जुड़े तमाम लोगों के अनुभवों के माध्यम से इसके विविध पहलुओं से हमें रूबरू कराती है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बात करेंगे 46वीं विश्व धरोहर समिति के बारे में। बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं 46वीं विश्व धरोहर समिति के बारे में। वैसे तो यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन दुनिया भर की अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को मान्यता देने और संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। हर साल आयोजित होने वाला ये सम्मेलन दुनिया के विभिन्न कोनों से आने वाले विशेषज्ञों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन का पहली बार मेजबानी भारत ने की। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये आयोजन 21 से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो देखिए विश्व धरोहर समिति पर IGNCA की ये खास पेशकश। अपनी समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत विरासत स्थलों के कारण भारत विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में जब भारत में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक आयोजित की गई तो इससे भारत ने विश्व को भी एक बड़ा संदेश दिया। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की गई। यह भारत के लिए पहला अवसर था और इस दौरान 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले समेत अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने विश्व धरोहर समिति की बैठक पर बोलते हुए कहा, भारत वैश्विक विरासत के इस संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। इसलिए हम भारतीय विरासत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों में भी हेरिटेज संरक्षण के लिए सहयोग दे रहे हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट, वियतनाम के चाम टेम्पल्स, म्यांमार के बागान में स्तूप, भारत ऐसी कई धरोहरों के संरक्षण में सहयोग दे रहा है। और इसी दिशा में आज मैं एक और अहम घोषणा कर रहा हूं। भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्रांट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन में प्रयोग होगी। विशेष रूप से ये पैसा ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। भारत में युवा प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रोथ में बड़ा फैक्टर बनेगी। इस बैठक में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव, मौजूदा विश्व धरोहर स्थलों की संरक्षण रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया। भारतीय संस्कृति अनेक अनेक सदियों की एक कालजयी यात्रा है, जिसकी पहली अभिव्यक्ति भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपराओं का स्रोत हमारे वेद हैं। वैदिक मंत्रोच्चार को भी यूनेस्को द्वारा मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राखीगढ़ी, सनौली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा आदि स्थानों पर हुए एक्सकेवेशन से मिले हमारे सिंधु सारस्वती सभ्यता के अवशेष भारत की इस सुदीर्घ यात्रा के प्रमाण हैं। भारत मंडपम में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए अतुल्य भारत प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
जयपुर के अलंकृत प्रवेश द्वार की प्रतिकृति और भारत के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों की इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है। India at the 46th session of the World Heritage Committee, a well-organized event here in India, and to talk of the presentations that we are seeing here, very well thought presentations depicting the rich history and heritage of of India, as well as the democracy process, which is a magnificent experience. इस बैठक में असम के मोईदाम ऐतिहासिक टीला शवागार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना। प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि सभी देश विरासत के मंत्र पर आगे बढ़ें और इस क्षेत्र को रोजगार के नए अवसर प्रदान करें। इस प्रकार विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक भारत के सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। To talk of the presentations that we are seeing here, very well thought presentations depicting the rich history and heritage of of India, as well as the democracy process. My name is Du Won-jo from Republic of Korea. I am currently serving as a president Ecomos Ecoforce. Congratulations on this meaningful exhibition. Its definition is history stems from all over the world. Focused on India, it is also very valuable to proceed such a spirit of the community involvement. तो देखा आपने कैसे भारत ने यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करके इतिहास रचा। ये पहली बार था जब भारत ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस सम्मेलन ने दुनिया भर के देशों को एक साथ लाने का काम किया ताकि वो अपनी साझा विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें बताइए हमारे ईमेल आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।